पिछले एपिसोड में हमने देखा कि घर में घट रही अजीब अजीब घटनाओं के बीच आरव को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें चुड़ैल के बारे में लिखा होता है। थोड़ी ही देर बाद आरव को पता चलता है कि वो और उसका परिवार इस घर में कैद हो चुका है। तभी ऋषि के साथ हुए हादसे के बाद आरव चुड़ैल को बुलाता है। अब आगे। आरव नहीं। आरव! आरव के चुटकी बजाने के बाद रूम में खामोशी छा जाती है, मगर तभी धीरे धीरे आसपास रखी चीजें हिलना शुरू होती है। आरव, ये क्या हो रहा है? उस घुप अंधेरे कमरे के बाहर दूर से आरव और साध्वी देखते हैं कि बिखरी काली साड़ी, लंबे बाल, सफेद चमड़ी की टेढ़ी गर्दन करी हुई वो औरत आंख बंद करके चुपचाप हवा में झूल रही है। कौन हो तुम? कौन हो? आरव का ध्यान उसकी बंद आंखों की तरफ ही था। बस इसी घबराहट में आरव की गलतियों के सिलसिले में एक और भयानक गलती जुड़ गई जब आरव ने उसके सामने उसका नाम ले लिया। मणि? आरव के ये बोलते ही उसने आंखें खोली और वो उड़कर आरव के पास आई। आरव चीखता है मगर फिर देखता है कि मणि उसके आंखों के सामने से गायब हो गई है। आरव! आरव! साध्वी की आवाज सुनकर आरव पीछे पलटता है और देखता है कि मणि उसके ठीक पीछे खड़ी है और उसे ऐसे देख रही है जैसे सदियों से उसका इंतजार कर रही हो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरा नाम लेता है। मणि आरव को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। आरव उन हाथों को देखता है, मैले लंबे रूखे हाथ जिस पे लंबे मैले नाखून वो आरव को छू रही होती है। आरव चीखता है, नहीं नहीं। तभी साध्वी रूम की लाइट ऑन कर देती है। आरव आंखें खोलता है तो देखता है कि चुड़ैल रोशनी की वजह से गायब हो गई। आरव वैसे की वैसे ही दहशत के मारे जमीन पर बैठ के रोने लगता है। साध्वी, ये मैंने तुम सबको कहाँ फंसा दिया है? नहीं नहीं आरव, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मुझे ही यहाँ से तुम्हें निकालना होगा। चलो चलो चलो, रूम की लाइट्स ऑन रखना। और वो ताबीज कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आती हूँ। आ जाओ ऋषि बेटा। आरव ऋषि को गोद में लेता है। आरव, ये लो ताबीज। आरव उस ताबीज को हाथ में लिए ऐसे देखता है जैसे वही चीज उसके लिए इस मौत के साए में जीवन की रोशनी ला सकेगी। सारा सामान पैक करो जल्दी। आरव और साध्वी अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। आरव, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमारे पास ये ताबीज है ना साध्वी, बस अंधेरा ना हो पाए इस बात का ध्यान रखना। ये कहकर आरव और साध्वी आगे बढ़ने लगते हैं। आरव घर के हर कोने की लाइट्स चालू कर देता है और अपने परिवार को अपने पीछे रख हाथ हवा में कर ताबीज लटकाए हुए आगे बढ़ते जाता है। वो ताबीज उसके परिवार के लिए किसी अंधेरी गुफा से निकलती मशाल से कम नहीं था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश की आवाज आने लगती है। हवाएं इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे आरव और साध्वी किचन की खिड़की से, यानी पूरे घर में सिर्फ जिस जगह से रोशनी आ पाती है उस जगह से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके घर के बिजली का तार तेज बारिश और हवाओं के कारण टूटने ही वाला है। आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव, अब क्या होगा? और आखिरकार वो तार टूट जाता है जिससे वो घर उजाले से दोबारा अंधेरे की आगोश में गायब हो जाता है। रूम में मणि के हंसने की आवाज गूंजने लगती है और वो झमझम करती पास आती महसूस होती है। आरव! मणि आ रही है साध्वी। आरव, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? आरव, अब हमारा क्या होगा? साध्वी, हिम्मत रखो, बस अपनी जगह से मत हिलना। आरव, अब हमारा क्या होगा? साध्वी, तुम बस हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। आरव,
अब हमारा क्या होगा? साध्वी हिम्मत रखो। अब तेरा क्या होगा? यह आवाज सुनकर आरव मुड़ता है तो देखता है कि साध्वी की जगह मणि उसका हाथ पकड़ के उसके बाजू से लिपट के खड़ी है। आरव चीखता है और मणि से हाथ छुड़ाकर भागता है। आरव यहाँ आओ। आरव देखता है कि किचन की खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में साध्वी और ऋषि खड़े खड़े उसे पुकार रहे हैं। वो अपने पीछे देखता है कि मणि भी उड़ती हुई दोनों हाथ हवा में कर जैसे उसे लपकने ही वाली हो। आरव जिंदगी के लिए कूद के छलांग मारता है और चांद के उजाले में आ जाता है। आरव, साध्वी और ऋषि तीनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बचने वाले। मणि से कोई नहीं बच पाया। किचन के गेट के बाहर के अंधेरे में फिर वो छम छम करती आवाज दोबारा आने लगती है। तभी वो तीनों देखते हैं कि 8 फुट से भी लंबी मणि किचन के गेट के सहारे पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ जाती है और आरव, साध्वी और ऋषि को हंस के दाएं बाएं गर्दन घुमा के निहारते जाती है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मणि अपनी जुबान निकालती है जो कि लंबी होते होते आरव के पास जाते जा रही है, लेकिन फिर अचानक से उजाले के दायरे में आकर रुक जाती है और मुड़ने लगती है जैसे आरव को अपने पास बुला रही है। साध्वी, जब तक हम उजाले में हैं हमें कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। बस 1 घंटे में सुबह होने वाली है, तब तक हमें यहीं रुकना होगा। यू अंडरस्टैंड? पर बाहर बारिश हो रही है। आरव, अगर किसी बादल ने चांद को ढक लिया तो क्या होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साध्वी, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर आरव उजाले के उस छोटे से दायरे में रहकर खड़ा होता है और पास में रखा बैलन लेकर मुड़ता है और उस बैलन से खिड़की का कांच तोड़ने लगता है। उसकी नज़र तो मणि पर ही होती है जो ये सब कुछ चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान रखकर देखते जाती है। आखिरकार खिड़की का कांच टूटता है। ऋषि, उठो! आरव ऋषि को गोद में लेकर खिड़की के बाहर धकेलता है। वहीं साध्वी भी उसके पीछे से खिड़की से बाहर निकल जाती है। आरव, चलो, तुम भी चलो। साध्वी, तुम वहीं रुको। आरव जानता था कि वो घर से बाहर ऐसे नहीं जा सकता। मणि उसे फिर से दोबारा घर में खींच लाएगी और अब के बारी वो कोई मौका छोड़ेगी नहीं। वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो पाता है कि उसका ताबीज़ उसकी जेब में नहीं है। मेरा ताबीज़! आरव को याद आता है कि मणि से बचते हुए छलांग लगाते वक्त उसकी जेब से उसका ताबीज़ निकल के ज़मीन पर गिर गया था। ताबीज़ चाहिए? मेरे बाजू में पड़ा है, आके ले जाओ। देखो देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ठीक है, ठीक है, तुम्हें मैं चाहिए हूं ना? ये लो, मैं आ रहा हूं। पर मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो प्लीज। आरव उसके पास बढ़ता है। पापा, पापा। आरव, नहीं। आरव ये कहकर आगे बढ़ता है और दोबारा मणि के ऊपर से ताबीज़ को पकड़ने के लिए कूदता है। तभी मणि अपना हाथ लंबा कर हवा में कूदे हुए आरव का पेट पकड़ के उसे वहीं रोक लेती है। मणि उसे अपने शिकार की तरह देखकर जुबान बाहर निकालती है। तभी खिड़की के बाहर से ऋषि मणि को अपने पास बुलाने के लिए 3 बार चुटकी बजाना शुरू करता है। ऋषि, नहीं। तीसरी चुटकी सुनकर
मणि उड़कर ऋषि के पास जाने लगती है, मगर दोबारा उस चांद की रोशनी के कारण वो रास्ते में ही अटक जाती है। तभी आरव मौका पाकर ताबीज हाथ में लेकर मणि के पास से गुजर जाता है। मणि चीखती है, ताबीज लेकर आरव अपनी बीवी और बच्चे के साथ सड़क पर भागने लगता है। वो तीनों अपने पीछे मणि को भी आता महसूस करते हैं। आसमां में रोशन उस चांद को फिर बारिश का बादल ढक लेता है और उसी बीच अचानक से आरव को ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में रखा ताबीज निकल के पास के सड़क के गड्ढे में गिर जाता है। आरव उठता है और वो फिर भी भागना जारी रखता है। वहीं ऐसा लगता है कि मणि जैसे उन्हें छूने ही वाली हो। भागते भागते आरव पीछे पलट के देखता है कि मणि, जो लगभग एक पेड़ जितनी बड़ी है, वो अपने लंबे लंबे कदम लेकर दूर से आरव को पकड़ने आ रही है। इसे किस्मत कहे या संजोग, वे तीनों तभी अचानक से एक सफ़ेद रोशनी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। वो पाते हैं कि लाल रंग की कार उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रही है। आरव उसका रास्ता रुको उसे रुकने के हेड लिए मत बंद कहता करना है। हेड मत बंद करना प्लीज। अरे क्या हुआ भाई साहब, कौन हो तुम? भाई साहब प्लीज प्लीज हम तीनों को दूसरे शहर तक लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। आप जहां जा रहे हैं वहीं तक लिफ्ट दे दीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कौन हो भाई? क्या करके आए हो? क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या पता, कहीं किसी को मार वार के आए हो तो? हटो मेरे रास्ते से, हटो वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा। आरव पीछे पलट के देखता है तो मणि अंधेरे में पीछे हाथ बांधकर खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने शिकार के लिए गाड़ी वाले के जाने का इंतजार कर रही थी। भाई साहब बोला ना गाड़ी दीजिए। आरव गाड़ी का गेट खोलता है और उस आदमी को खींच के बाहर फेंक देता है। अरे अरे, चलो साध्वी। आरव गाड़ी चालू कर उसकी सारी लाइट्स ऑन कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो गाड़ी के साइड ग्लास में देखता है कि उस आदमी को मणि अपना मुंह बड़ा करके पूरा का पूरा निगल जाती है। ये देखकर आरव गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर देता है। जैसे जैसे वो अपने पुश्तैनी गांव से आगे बढ़ने लगते हैं, उनकी सांस में सांस दोबारा आने लगती है और तभी इन खौफ के अंधेरों के बीच वो अपने पर सुबह की सूरज की रोशनी को पड़ते हुए देखते हैं। मगर बारिश तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर पानी जमने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों अब मणि के साए और उसकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। साध्वी हम बच गए साध्वी। हाँ आरव, हाँ। बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस अब कुछ ही दूरी पर शहर आने वाला है। कार में चल रहे रेडियो सिग्नल में आवाज आती है। मौसम विशेषज्ञ द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहर में बहुत तेज बारिश होने की आसार है। आप सभी से अपील है कि जहां है वहीं रहे। तभी रेडियो का सिग्नल डाउन होने लगता है और बारिश और भी तेज होने लगती है। बदकिस्मती ये कि उनकी गाड़ी भी अटकने लगती है। आरव, ये क्या हो रहा है? गाड़ी खराब हो रही है या शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। तभी आरव की नज़र पास से दिख रहे एक होटल पे जाती है जिसका नाम था होटल ग्रैंड लाइफ। देखो सामने ये होटल है, हम यहीं कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, है ना? चलो। वे तीनों गाड़ी रोक कर उतरते हैं और भागकर होटल में चले जाते हैं। होटल का गेट कांच का था जिसके आर पार देखा जा सकता था। होटल में घुसते ही भीगे भीगे आरव और साध्वी का वहाँ का रिसेप्शन स्वागत करता है। यू मोस्ट वेलकम टू होटल ग्रैंड लाइफ सर। ये लीजिए टॉवल। थैंक्स।
वे तीनों सर पोंछते हैं। सुनिए। जी सर। प्लीज़ हम यहाँ कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? प्लीज़, बारिश खत्म होने तक। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। वी विल ऑलवेज वेलकम आवर गेस्ट्स। थैंक्स। आरव आगे बढ़ता है और देखता है कि ये एक आलीशान होटल है। ऊंचा इतना कि आरव की आंखें थक गई, मगर छत नहीं छू पाई। ये होटल अपने आप में एक थीम लिए चलता था, पास्ट की, इतिहास की। बाहर की दुनिया में साल 2021 था, मगर इस होटल के कैलेंडर में 1978 चल रहा था। यहाँ पे सब कुछ 1978 जैसा ही था। उसी समय के कलाकारों की दीवारों पर तस्वीरें, उसी समय की वेशभूषा, कलाकृति और उसी समय के गीत गाते कलाकार। एक्सक्यूज मी। जी सर। यहाँ पे ये सब कुछ पुराना पुराना सा क्यों है? सर, वी कन्वे अ थीम इन विच वी चेरिश आवर पास्ट। हमें लगता है कि हमारे पास्ट को हमने खुल के नहीं जिया, इसीलिए हम सबको यहाँ पे रुकने का मौका देते हैं, जो अपना पास्ट कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने बीते हुए वक्त को दोबारा खुल के जी सके। अभी हम 1978 में हैं सर। गुड। ये होटल इतना आलीशान है ना आरव। हाँ साध्वी। अभी अभी खबर आ रही है कि हारिस शहर की तेज बारिश बाढ़ में तब्दील हो सकती है, जिससे सारे एयरपोर्ट्स और बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है, अपने घरों में ही रहे। यह सुनकर आरव और साध्वी सहम जाते हैं और वे भागकर भीड़ के पास जाते हैं, जो होटल के कांच के गेट के पीछे खड़े होकर बाहर देख रही थी। आरव उन्हें साइड में करके आगे बढ़ता है और देखता है कि वो जिस गाड़ी में यहाँ आया था, वो उसकी आंखों के सामने बाढ़ में बहते हुए आगे जा रही है। नहीं! आरव चीख कर कांच ठोकता है। उसे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मणि का हाथ जरूर होगा।